हेलो बच्चों, अब हम आज वेव ऑप्टिक्स के कुछ ऐसे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं जिसमें से समझ लो कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है या टाइप ऑफ क्वेश्चन जरूर रिपीट होगा. सो लेट अस हैव अ लुक ऑन सम ऑफ द वीवीआई क्वेश्चंस ऑफ वेव ऑप्टिक्स. Question number 1. How does the angular separation of interference fringe change in Young's experiment if the distance between the slit is increased? तो यहाँ पर एंगुलर सेपरेशन का जो फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई डी. सो थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी. सो यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला. ये डिफिकल्ट नहीं है. ये जो होता है ना वेव ऑप्टिक्स सुनने में डिफिकल्ट लगता है बट इट इज नॉट डिफिकल्ट. ये सिंपल फॉर्मूला है. ये थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई डी. दूसरा क्वेश्चन, what type of wave front will emerge from a point source और point source से spherical wave front होता है, ये याद रखना. और distant light source से plane wave front. ये basic question है, 1 marks में आ सकते हैं तो at least लिख सकोगे. Question number 3. State the conditions that must be satisfied for two light sources to be coherent. पहला condition coherence के लिए क्या चाहिए? They must emit wave continuously of same wavelength और उनके बीच का फेज डिफरेंस जो होना है ना वो 0 या कांस्टेंट हो. ठीक. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4. लिस्ट सम फैक्टर्स व्हिच वुड पॉसिबली इन्फ्लुएंस द स्पीड ऑफ वेव प्रोपगेशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है कई बार. पहला पॉइंट है नेचर ऑफ सोर्स, दूसरा है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, तीसरा मोशन ऑफ सोर्स या ऑब्जर्वर, वेवलेंथ, इंटेंसिटी ऑफ वेव on which these factors depend, and the speed of light in vacuum. Now let us move on to the fifth question. Define, ये बहुत ही सिंपल है. वेव फ्रंट पूछा जा सकता है एक नंबर में. वेव फ्रंट क्या है? It is defined as the locus of all the particles of a medium which are vibrating in the same phase. ठीक. Question number 6. You have to draw a diagram to show refraction of plane wave front. देखो refraction of plane wave front दिखाओगे, कॉन्वेक्स लेंस यूज करोगे और ऐसे करके अब दिखाओगे कि यहाँ पर स्फेरिकल वेव फ्रंट बन रहा है. डिफरेंशिएट बिटवीन अ रे एंड अ वेव फ्रंट. रे क्या है? डिफाइंस द पाथ ऑफ लाइट. और वेव फ्रंट क्या है? लोकस ऑफ पॉइंट्स इन द वेव, लाइट वेव having the same phase of oscillation at an instant. Question number 8. How would the angular separation of interference fringe in Young's double slit experiment change when the distance between the slits and screen is double? अब देखो फॉर्मूला तो यही है, थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई डी. सो एंगुलर सेपरेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्लिट स्क्रीन सेपरेशन. ये याद रखना क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होकर ट्वाइस वगैरह कर देते हैं. सो देयर विल बी नो चेंज. Now looking at question number 9. In a single slit diffraction experiment, the width of the slit is made double the original width. How does this affect the size and intensity of central diffraction band? कैसे affect करेगा? So if the width of the slit is double, the size of central diffraction band will be half. क्योंकि यहाँ पर inverse proportional है. And intensity will be 4 times. ये याद रखना कि कौन कैसे vary करता है. एक में 2-3 क्वेश्चन बन सकता है. ये है क्वेश्चन नंबर 10. Draw the shape of wave front coming out of a convex lens. ये convex lens है. When a plane wave of light, यहाँ पर एक plane light incident है तो आप देख सकते हो ये spherical wave front बन रहा है. ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप इतने की भी कम से कम प्रैक्टिस कर दो. तो ये 10 क्वेश्चन है आपके वेव ऑप्टिक्स से. ठीक है बच्चों, वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिल सके और आप एटलीस्ट इतनी तो प्रैक्टिस कर लीजिए. हर चैप्टर की बनाई हुई है और लिंक जो है प्लेलिस्ट की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है. तो आपके लिए आसान है, इतना भी कर लोगे फिजिक्स में तो बहुत अच्छा स्कोर करोगे. स्टूडेंट्स, let us see some important questions of electromagnetic wave for class 12th examination जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं. राइट. पहला क्वेश्चन, which part of electromagnetic spectrum has largest penetrating power? गामा रेज जो होते हैं ना उनमें जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 3 into 10 to the power 18 हर्ट्ज to 5 into 10 to the power 22 हर्ट्ज. सो इनकी हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर होती है. क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं राइट द एप्लीकेशन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन. इंफ्रारेड रेडिएशन का एप्लीकेशन कहाँ होता है? ये फोटोग्राफर्स यूज करते हैं अंडर फॉगी कंडीशन. और दूसरा इट इज यूज्ड इन रिवीलिंग द सीक्रेट राइटिंग ऑन एंशिएंट वॉल. ये 2 याद करके चले जाना. Now the question number 3 कहता है name the electromagnetic radiation to which wave of wavelength in the range of 10 to the power minus 2
belong? Give one use of this part of EM spectrum. Name. माइक्रोवेव, रेंज आप देख सकते हो 0.1 to 1 mm. यूज है माइक्रोवेव का इन, वैसे तो बहुत सारे यूजेस हैं, हम कुकिंग में भी यूज करते हैं माइक्रोवेव्स को. इन एयरक्राफ्ट नेविगेशन. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉलोइंग रेडिएशंस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी. आपको फ्रीक्वेंसी का जो सीरीज होता है ना वो याद रखना चाहिए. एक्सरे, रेड लाइट, माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स. Question number 5. How does the frequency of a beam of ultraviolet light change when it goes from air into the glass? So जब air से glass में जाएगा तो क्या होगा? We know that the frequency of UV light is unaffected by the frequency of beam of ultraviolet light change, and when it goes from air into the glass. अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है. Which part of electromagnetic spectrum is absorbed when sunlight from sunlight by the ozone layer. Ozone layer कौन से पार्ट को एब्जॉर्ब करता है? ये तो सभी बच्चे जानते हैं. इट इज यूवी रेडिएशन. क्वेश्चन नंबर 7. Which constituent radiation of electromagnetic spectrum is used in photographic internal part of human body. ह्यूमन बॉडी के लिए आप एक्सरे यूज करते हैं, और एयरक्राफ्ट नेविगेशन में अभी भी बताया था माइक्रोवेव. फ्लिप करके भी पूछा जाता है. ठीक. क्वेश्चन नंबर 8. सम यूजेज या एप्लीकेशन ऑफ इंफ्रारेड लाइट. फोटोग्राफर यूज करते हैं. ये क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हो गया. विच पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज यूज इन रेडार. रेडार में कौन सा यूज होता है? अगेन माइक्रोवेव रीजन. क्वेश्चन नंबर 10. इट इज नेसेसरी टू यूज सैटेलाइट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस टीवी ट्रांसमिशन. व्हाई? क्यों यूज करना पड़ता है? क्योंकि टीवी सिग्नल्स आर नॉट रिफ्लेक्टेड बाय आयोनोस्फेयर. So TV broadcast from air earth station must be reflected back to the ground via an artificial satellite. So बच्चे ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके इस पर्टिकुलर चैप्टर से. ठीक. अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना मत भूलिए ताकि उनको भी इसका फायदा हो सके, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए. Students of class 12th, now let us see some important questions of chapter atom. ताकि फिजिक्स एग्जाम में आपको पता हो, आप अगर पूरे चैप्टर पूरी बुक ना पढ़ सके तो कम से कम इतने टाइप ऑफ क्वेश्चंस देख लो जो कि आपको एग्जाम में कम से कम पास करवा देगा. सो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1. फाइंड द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. देखो ये केमिस्ट्री में भी है फॉर्मूला, R = R0 × n² या 0.53 n². कुछ भी याद करके चले जाओ. 0.53 n². n आपका ऑर्बिट नंबर है. ठीक. तो ऑर्बिट नंबर 1 हो 2 हो जो भी उस हिसाब से यहाँ पे लिख दो. आपको एंगस्ट्रम में यूनिट याद रखना है, एंगस्ट्रम में. क्वेश्चन नंबर 2. नेम द सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाइंग इन अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल रेंज. लाइमन सीरीज होता है बिटवीन इन अल्ट्रावायलेट एंड बामर सीरीज होता है इन द विजिबल रेंज. क्वेश्चन नंबर 3. स्टेट द लिमिटेशन ऑफ बोर्स मॉडल. बोर्स मॉडल आपने पढ़ा हुआ है. बोर्स मॉडल एम्बिग्विटी है, बहुत सारे लिमिटेशंस हैं. It does not give any indication regarding the arrangement and distribution of electron in an atom, and it could not account for the wave nature of electrons. Correct? Question number 4. कहता है कि wavelength of some of the spectral lines obtained in hydrogen spectrum are this 9546 angstrom and 6463 angstrom and 1216 angstrom. Which one of these wavelengths belongs to Lyman series? तो इसके लिए आपको थोड़ा सा सीरीज याद होना चाहिए. 1216 जो है वो Lyman series का है. क्वेश्चन नंबर 5. ये पूछ रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेडियी ऑफ द ऑर्बिट करस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एंड ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन. तो फॉर्मूला जो है आर का, आपको अगर ये नहीं भी याद होता है तो आप ये याद रख सकते हो कि प्रोपोर्शनल किसके हैं, n² के प्रोपोर्शनल है. बाकी ये जो h/4π² के स्क्वायर तो कांस्टेंट है. ठीक है. तो रेशियो में तो ये कैंसिल आउट हो ही जाएगा. तो रेशियो क्या होगा? n, मान लो कि हम r1/r2 ले. ठीक है. तो क्या हो जाएगा? n1² n2². तो इतना भी आप ये फॉर्मूला भी लिख दोगे ना तो भी आपका हो जाएगा. तो इस तरीके से 4:1. क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ बोर्स रेडियस. बोर्स रेडियस का एक्सप्रेशन आपको याद रहना चाहिए. ये बोर्स ये है, कोई एक फॉर्मूला याद रखो. और घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि बच्चे लास्ट मोमेंट में ना उन्हें लगता रहता है कि उन्हें कुछ नहीं आता, बट ऐसा है नहीं. क्वेश्चन नंबर 7 देखो. Show that the radius of orbit in hydrogen atom varies as n². r जो है वो n² के प्रोपोर्शनल तो है. इसके लिए आपको फॉर्मूला आना चाहिए. n is the principal quantum number, आप जानते हो. यहाँ पे देखो mv² by r जो होता है, ठीक,
क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन मूव करता है अराउंड द हाइड्रोजन, तो वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है, ठीक है, और सेंट्रीपिटल फोर्स भी है, क्योंकि सेंटर के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है mv² और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है 1/4πε0 e² r²। तो यहाँ पर ये दोनों बराबर हैं, तो एक r से एक r कट गया, सो mv²r इज इक्वल टू दिस। तो इसका मतलब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि थोड़ा सा इसमें ये डेरिवेशन है। तो और यहाँ पर आप बोर्स पॉस्टुलेट में देख रहे हो mvr इज इक्वल टू nh/2π, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसको स्क्वायर कर दिए दोनों तरफ तो ये हो गया। अब डिवाइडिंग 2/1, अब ये जो 2 है इसको 1 से डिवाइड करो तो आपको r का एक्सप्रेशन मिल जाएगा। सो r इज प्रोपोर्शनल टू n²। दिस इज अ डेरिवेशन जो पूछा जाता है कई बार, प्रैक्टिस कर लेना इसको। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, एन अल्फा पार्टिकल मूविंग विद इनिशियल काइनेटिक एनर्जी k towards the nucleus of atomic number z approaches the distance d at which it reverses its direction. So you have to obtain, ये derivation है, the distance of closest approach, ठीक है। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आप जानते हो 1/4πε और चार्जेस का मल्टीपल, और ये जो है आपका दिस वन दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो यहीं से ये d जो है सेपरेशन वो आपको मिल जाए। Question number 9. Find out the wavelength of electron orbiting in the ground state of hydrogen. देखो रेडियस का फॉर्मूला आप जानते हो हाइड्रोजन के लिए जो n इज इक्वल टू 1 है 0.53 हो गया, और डी ब्रॉगली क्या कहते हैं 2πr इज इक्वल टू n लैम्डा। तो यहाँ पर 2 का वैल्यू तो 2 है, पाई इज 3.14, n लैम्डा n इज इक्वल टू 1, यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी आपको। Question number 10. Define the ionization energy. What is its value for a hydrogen atom? Ionization energy मतलब energy required, कितना एनर्जी रिक्वायर्ड होता है किसी एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, वही होती है आयनाइजेशन एनर्जी। हाइड्रोजन के लिए है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये कुछ आपके क्वेश्चंस थे इस चैप्टर से रिलेटेड, जिस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एटलीस्ट इतने करके जाओ, और दोस्तों के साथ मैं कह रही हूँ वीडियो को शेयर करो ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिल सके। तो स्टूडेंट्स आज हम न्यूक्लियाई चैप्टर के भी कुछ क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। हालांकि हर चैप्टर के क्वेश्चन मैंने डाले हैं, प्लेलिस्ट में सबकी लिंक आपको मिलेगी, तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। इतने भी न्यूमेरिकल करके जाओगे तो न्यूमेरिकल और छोटी छोटी थ्योरीज आपके नहीं छूटेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है स्टेट द रीजन व्हाई हेवी वाटर जानते हो ना, ड्यूटेरियम, जनरली यूज्ड एज अ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। सो न्यूट्रॉन जो प्रोड्यूस होता है न्यूक्लियर फ्यूजन में, उसको स्लो डाउन करते हैं हम इफ दे कोलाइड विद द न्यूक्लियस ऑफ द सेम मास। सो एज ऑर्डिनरी वाटर कंटेन्स हाइड्रोजन एटम, सो इट कैन बी यूज्ड एज अ मॉडरेटर बट इट एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट। देखो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन इज इक्वल टू डी प्लस गामा, डी इज द न्यूट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है टू न्यूक्लियाई हैव मास नंबर्स इन द रेशियो 8:125। तो देखो कुछ तो नंबर से क्लियर हो रहा है ना कि किसी का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है और ये 5 का है। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ, तो A1:8 8:125 है, रेशियो कर दो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेडियस का क्यूब, क्योंकि आप जानते हो r इज इक्वल टू r0 a⁻1/3। तो इसको 1/3 करोगे तो ये 2 हो जाएगा और ये 5। सो द रेशियो इज 2:5। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है टू कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स बताओ। ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है नेचर का, दे आर सैचुरेटेड फोर्सेस एंड दे आर चार्ज इंडिपेंडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है नेम द एब्जॉर्बिंग मटेरियल यूज्ड टू कंट्रोल द रिएक्शन रेट ऑफ न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियर रिएक्टर। कंट्रोल रॉड और कैडमियम रॉड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है टू न्यूक्लियाई हैव मास नंबर रेशियो 1:3, तो उसके न्यूक्लियर डेंसिटी का रेशियो क्या होगा। तो न्यूक्लियर डेंसिटी इंडिपेंडेंट है मास से, ये याद रखना, तो रेशियो 1:1 होगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है टू न्यूक्लियाई हैव मास नंबर इन द रेशियो 1:8, तो इनके रेडियाई का क्या रेशियो होगा। अगेन वही फॉर्मूला r इज इक्वल टू r0 1/3, तो 1/8 हो गया 1/2। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है राइट द रिलेशनशिप बिटवीन द साइज एंड एटॉमिक मास ऑफ ए न्यूक्लियाई। अभी अभी आपने जो फॉर्मूला यूज किया उसी को यूज करना है ट्विस्ट करके। अब ये एक प्लॉट करना है ग्राफ, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पेयर ऑफ न्यूक्लियॉन्स एज अ फंक्शन ऑफ सेपरेशन, ये इंपॉर्टेंट है, ये ग्राफ है आपका। क्वेश्चन नंबर 9 डिस्टिंग्विश न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फ्यूजन। फ्यूजन मतलब किसी न्यूक्लियस का ब्रेकडाउन, फ्यूजन मतलब छोटे छोटे हैवी न्यूक्लियस का जुड़ना।
दोनों ही प्रोसेस में एनर्जी एमिट होती है। सी क्वेश्चन नंबर 10, राइट द रिलेशन फॉर बाइंडिंग एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ ए न्यूक्लियस, जिसका एटॉमिक नंबर Z है, मास नंबर A है, इन टर्म्स अब देख लो ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। एटम को हम ऐसे ही लिखते हैं ना, X इज ए, ये है मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन। सो मास ऑफ न्यूक्लियस ऐसे लिखेंगे, मास डिफेक्ट हम अपने डेरिवेशन बुक में देखा होगा, जो प्रैक्टिस किया है उसी को लिखना। सो बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, डेल्टा एम यहाँ पे मास डिफेक्ट है। सो एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ये होता है बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। सो ये बच्चे 10 क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से हैं। दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करो, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखो ताकि आपको इस तरह के इंपॉर्टेंट और अमेजिंग वीडियोस मिलते रहे। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12, बच्चों हम सेमीकंडक्टर्स के 10 क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कि आपके बहुत काम आने वाला है एग्जाम में। एटलीस्ट ये 10 क्वेश्चन करके जाओगे तो आपके सारे के सारे क्वेश्चन मैच करेंगे। सेमीकंडक्टर, why, पहला क्वेश्चन है, why cannot we take one slab of p type semiconductor and physically join it to another slab of n type? ऐसा क्यों नहीं कि हाथ से लेकर के ज्वाइन कर दो। इस समय क्या होगा कि कंटिन्यूअस कांटेक्ट कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड एट एटॉमिक लेवल, हाथ से जोड़ने से ना कंटिन्यूअस कांटेक्ट नहीं हम करा पाएंगे, जंक्शन में डिसकंटिन्यूटी होगी, चार्ज बैरियर क्रिएट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि मोस्ट कॉमन यूज ऑफ फोटो डायोड क्या है। फोटो डायोड को यूज करते हैं फोटो डिटेक्टर टू डिटेक्ट द ऑप्टिकल सिग्नल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट द रिलेशन बिटवीन द frequency of a radiation emitted by LED and the band gap energy E of semiconductor। यहाँ पर जेनर डायोड, जिसको DC वोल्टेज रेगुलेटर भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई शुड अ फोटो डायोड बी ऑपरेटेड एट रिवर्स बायस। रिवर्स बायस पे क्यों ऑपरेट करते हैं। फोटो डायोड्स आर यूज्ड टू डिटेक्ट द ऑप्टिकल सिग्नल्स, द फ्रैक्शन चेंज in the minority carrier in case of reverse bias diode is easily measurable than that of the forward bias. So hence photodiode is operated at the reverse bias. Question number 5 कहता है, at what temperature would an intrinsic semiconductor behave like a perfect insulator? 0 डिग्री केल्विन पे एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर परफेक्ट इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि explain how the depletion region is formed in the junction diode. So with the formation of p-n junction, the holes of p region diffuse into the n region। ठीक है, अगर p टाइप और n टाइप है ना, तो इसके जो होल्स है वो n की तरफ जाएंगे, डिफ्यूज हो रहा है, राइट, इनटू द n रीजन। इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ का वो इधर p के तरफ आ रहा है, तो इस वजह से क्या हो रहा है कि डिफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। दिस इनपुट प्रोड्यूसेस अ पोटेंशियल बैरियर, यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस VB क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो दिस इनपुट प्रोड्यूसेस पोटेंशियल बैरियर अक्रॉस द जंक्शन व्हिच अपोजेस द फर्दर, अब ये फर्दर डिफ्यूजन को रोकेगा। सो द स्मॉल रीजन फॉर्म्स इन द विसिनिटी ऑफ जंक्शन व्हिच इज डिप्लीटेड ऑफ फ्री चार्ज कैरियर एंड हैज ओनली इमोबिलाइज्ड आयन, क्योंकि अब ये इसको कहते हैं डिप्लीशन लेयर। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द विड्थ ऑफ अ डिप्लीशन लेयर, how is the width affected in the two cases? Width of depletion layer decreases by forward bias and increases by reverse bias, ये याद रखना। Now question number 8 कहता है कि draw the circuit diagram of an illuminated photodiode in reverse bias। ये है डायग्राम, इसको करके जाना। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि यूज ऑफ फोटोडायोड और जेनर डायोड। सो मेन यूज ऑफ फोटोडायोड क्या है, डीमॉड्यूलेशन ऑफ ऑप्टिकल सिग्नल एंड डिटेक्शन ऑफ ऑप्टिकल सिग्नल, और जेनर डायोड का यूज है डीसी वोल्टेज रेगुलेटर की तरह। सो क्वेश्चन नंबर 10 है, ड्रॉ सिंबल एंड रिवर्स आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनर डायोड। ये डायग्राम आप करोगे इसके लिए, और ये जेनर डायोड की। सो ये 10 क्वेश्चन आपके सेमीकंडक्टर के, इसको अच्छे से आप करके जाना। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12, अब हम कर रहे हैं डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएंगे। पहला क्वेश्चन है, द स्टॉपिंग पोटेंशियल इन एन एक्सपेरिमेंट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज 1.5। सो व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो इट इज 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो व्हाट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल, इट इज काइनेटिक एनर्जी मैक्स बाय E which is 3 volt।
इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इन फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट, ये क्या है? इट इज द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है व्हाई इज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नॉट पॉसिबल एट ऑल फ्रीक्वेंसीज? इट इज ओनली पॉसिबल इफ द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज ग्रेटर देन द वर्क फंक्शन, ठीक है, तभी ये पॉसिबल होगा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है फोटो प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, तो विच वन हैज ग्रेटर डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ? डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ जो होते हैं, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये है, सो mv इज इक्वल टू अंडर रूट 2me। डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ जो होता है वो होता है h बाई mv, तो h बाई mv से हम, क्योंकि mv ये है, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, सो लैम्डा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 बाई m, ठीक है, तो इनवर्स प्रोपोर्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 कहते हैं राइट द एक्सप्रेशन फॉर डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ एसोसिएटेड विद चार्ज, यहाँ पर वेव ये लिखना है, तो दिस यू कैन लर्न, याद करके चले जाना। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है शो ऑन अ प्लॉट ऑफ नेचर ऑफ रेडिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विद इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इंसिडेंट ऑन अ फोटो सेंसिटिव सरफेस, तो ये है आपका ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है फाइंड द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ एसोसिएटेड विद टू इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेटेड थ्रू 25 वोल्ट एंड 36 वोल्ट। देखो हमारा जो लैम्डा है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई वी, तो लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 इज इक्वल टू अंडर रूट वी 2 बाई वी 1, और यहाँ से आपका रेशियो मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि डिफाइन द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन ऑन द बेसिस ऑफ फोटोन पिक्चर और उसकी एसआई यूनिट। तो देखो फोटो एमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, और एसआई यूनिट है m-2 s-1। क्वेश्चन नंबर 10 an electron is revolving around the nucleus with constant speed given find the de Broglie's wavelength। तो यहाँ पर जो h by mv होता है ना, ये अपनी केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, इस फॉर्मूला से निकालेंगे। सो डुअल नेचर ऑफ लाइट के 10 क्वेश्चंस हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप करके जाना एग्जाम में, सो ऑल द वेरी बेस्ट। अब क्लास 12 के कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स देखते हैं। देखो रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म का ग्राफ ये है, एंगल ऑफ डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस। दूसरा ग्राफ है आपका यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का पैटर्न, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी ग्राफ। डिफ्रैक्शन पैटर्न, इसको भी आप करके जाना। फोर्थ डायग्राम है, ग्राफ है फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस इंटेंसिटी ग्राफ, स्ट्रेट लाइन कर्व है, वेरी इजी। अब फिफ्थ है फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल, तो ये आपका यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल है फोटो इलेक्ट्रिक, ये कलेक्टर प्लेट, I3 ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन I1। सिक्स्थ ग्राफ कहता है इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन द स्टॉपिंग पोटेंशियल, सो यू हैव टू ड्रॉ दिस वेरिएशन, V3 ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन V1, ये है V1, ये है V2, ये है V3, ये है सैचुरेशन करंट, ये है फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ये है कलेक्टर प्लेट। स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी, Y पे स्टॉपिंग पोटेंशियल, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी, ये मेटल A है, ये मेटल B। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, तो इस तरीके के कर्व को आप रिप्रेजेंट करोगे, यहाँ नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स, ये है स्कैटरिंग एंगल। VI कर्व इट इज लाइक दिस। हाफ वेव रेक्टिफायर, ये आधा आधा है, फुल वेव रेक्टिफायर में पूरा देखो ये दोनों जुड़ गए हैं, फुल वेव रेक्टिफायर। ये है करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर फोटो डायोड, सो ये है रिवर्स बायस के लिए, तो ये ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक और ग्राफ आप देख लीजिए VI फॉर सोलर सेल्स, तो ये कुछ ग्राफ्स हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, सो एटलीस्ट इतना करके चले जाओगे तो एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12, बच्चों आपके एग्जाम में कुछ ही दिन बचे हुए हैं, ठीक है, तो आप देख लीजिए आपका सिलेबस क्या कहता है। 9 यूनिट आ रहे हैं, टोटल 70 मार्क्स का है, ठीक है। आप देख लो आपका जो इलेक्ट्रोस्टैट्स है और इलेक्ट्रिक करंट है, ये मिलकर के 16 मार्क्स का है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मिलकर के 17 मार्क्स का है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और ऑप्टिक्स में, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स से 3 मिलाकर के 18 नंबर का है। और इधर जो केमिस्ट्री पोर्शन है, डुअल नेचर ऑफ लाइट, एटम और न्यूक्लियस, ये 12 नंबर का है, और सेमीकंडक्टर 7 नंबर का। इजी से स्टार्ट करो रिवाइज करना, अब भी 12 नंबर का केमिस्ट्री पार्ट कर लो, इजी है, कुछ कुछ बेसिक कर्व्स हैं और फॉर्मूलाज हैं। 7 नंबर का सेमीकंडक्टर, ये पार्ट इजी पड़ेगा। फिर ये दोनों करने के बाद आप ये वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और ऑप्टिक्स को करने जाओ, बच्चों को ये पार्ट थोड़ा इजी लगता है रिलेटिवली। देन गो टू दिस सेक्शन विच इज यूनिट 3 and 4, और लास्टली बच्चों को जाता है इलेक्ट्रोस्टैट्स और करंट की न्यूमेरिकल बनाने में थोड़ी सी दिक्कत होते हैं, तो लास्ट में आप ये करो।
अब देखो बच्चों, आपको एग्जाम में करना क्या है, यू शुड हैव अ डेट शीट, सॉरी डेटा शीट, यानी कि फॉर्मूला शीट आपके पास होना चाहिए। फॉर्मूला शीट होगा तभी आप एग्जाम में अच्छा कर सकते हो, आप रिवीजन कर सकते हो उससे। आपको सारे डेफिनेशन, आपको तैयारी हो ना हो, बेसिक डेफिनेशंस जो होंगे वो आपको आने चाहिए, ठीक है, ताकि आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सको। कुछ बेसिक डायग्राम जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं वो आपको आने चाहिए, और बी पॉजिटिव। एग्जाम में बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप एग्जाम में घबराते हो तो आपको जो आता है वो भी आप भूल जाओगे। तो बच्चों प्रॉपर रिवीजन करो, फॉर्मूलाज करके जाओ, छोटे छोटे डेफिनेशंस करके जाओ, और 5 साल की 5 इयर्स की पीवाईक्यूज करके जाओ। इतना करके जाओगे तो कोई बच्चा एटलीस्ट फेल तो नहीं होगा, हर बच्चा पास होगा। और पास फेल के डर में मत रहो। एग्जाम में 2 से 3 बार अगर आप ब्लैंक होते हैं तो क्वेश्चन पेपर को रीड कीजिए, ठीक है। रीड करने के बाद जो आ रहा है उसको टिक करते चलिए, और टिक करने के बाद उसको लिखते चलिए, क्योंकि अटेम्प्ट के मार्क्स हैं। आपको जो आते हैं पहले उसको लिख लीजिए, उसके बाद जो नहीं आते हैं ना उसको भी अटेम्प्ट लीजिए। जो पैराग्राफ है कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड, वहां से भी कुछ कंटेंट ले लीजिए, और उतना ही आता है तो क्वेश्चन में ही जो कंटेंट है उसी को उतार दीजिए। क्योंकि अगर कोई बच्चा फेल होना होता है ना तो वहां पर टीचर देता है ग्रेस मार्क्स, क्योंकि सीबीएसई आपको फेल तो कराना नहीं चाहती। तो जो आपने अटेम्प्ट लिया है ना वहां पर सीबीएसई आपको नंबर दे देगी। तो इन स्ट्रेटेजीज को यूज करके फिजिक्स का एग्जाम दीजिए, यू विल डू वेल। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स। बच्चों आपके एग्जाम के लिए एक छोटा सा डेली रूटीन है जिसको आप फॉलो करो। कुछ जैसे 6 बजे उठ जाओ, क्योंकि एग्जाम है। 6 से 7 क्या कर सकते हो, फ्रेशन अप हो जाओ। 7 से 9 एक स्लॉट स्टडी कर लो। 9 से 10 ब्रेकफास्ट और थोड़ा सा छोटा सा ब्रेक। फिर 10 से 1 आप पढ़ाई करो। फिर 1 से 2 लंच ब्रेक ले लो। 2 से 3 3:30 तक रिवीजन करो, डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फॉर्मूला शीट देखो। 3:30 से 4 बजे आप ब्रेक ले लो। 4 से 7 फिर स्टडी एंड डिनर। 7 से 7:30 फिर से आप एक ब्रेक लो। 7:30 से 11 बजे के बीच आप फिर से रिवीजन, स्टडी और प्रैक्टिस कीजिए, और 11 बजे सोने चले जाइए। सोना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपकी साइकिल जो होती है ना, बायोलॉजिकल साइकिल, वो भी बहुत जरूरी है कि सही से चले। ये सब करोगे बच्चे तो आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ाई करते रहिए और बहुत अच्छा आप करेंगे। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप लिख करके मुझे बता सकते हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स, एंड डू सब्सक्राइब द चैनल।